नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम ग्लोबल सिटीजनशिप के विषय में समझा रहे हैं। इसको बढ़िया से समझना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप का नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल सिटीजनशिप का नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप? वैश्विक नागरिक के क्या अधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं? वैश्विक नागरिक है कौन? हु इज ग्लोबल सिटीजनशिप? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, सभी व्यक्ति ग्लोबल सिटीजनशिप के मेंबर हैं। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जहाँ बहुत सारी लोगों की मृत्यु हो गई थी, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, इकोनॉमिक डेवलप हो ही नहीं पा रहा था। इतना भयानक स्थिति था उस समय कि महंगाई चरम सीमा पे थी और प्रोडक्शन बहुत ही प्रभावित हुआ था इससे। तो ऐसा फ्यूचर में, ऐसा फिर से भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, ऐसा कोई ह्यूमन डिजास्टर ना हो, इसलिए नागरिकों को, विश्व के नागरिकों को कुछ अधिकार एवं उत्तरदायित्व बतलाए गए, जिसको निभाना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। वैश्विक नागरिकता के क्या अधिकार है? तो वैश्विक नागरिक के पहला अधिकार है अराउंड एंड सी ऑफ वर्ल्ड। अराउंड एंड सी ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व को घूमना एवं विश्व को देखना। मतलब किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश में जाकर घूम सकता है, उस देश को देख सकता है, ये उसे अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी वैधानिक कार्यवाही, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। जैसे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ वीज़ा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो विश्व के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं, किसी भी विश्व को आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया, चाहे वो किसी भी देश से हो आप। तो पहला राइट्स यही है कि फ्रीडम ऑफ अराउंड एंड सी ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि आप विश्व को आप घूम सकते हैं, विश्व को देख सकते हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। पहला राइट्स आपका ये है। सेकेंड राइट्स है पार्टिसिपेट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आप भाग ले सकते हैं। पार्टिसिपेट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी मतलब आप किस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी देश से रिलेटेड हो। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था में भाग लेने का मतलब है पार्टिसिपेट। मतलब क्या होता है?
कि आप किसी भी देश में इनकम कर सकते हैं। आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार द्वारा इनकम कर सकते हैं, बिजनेस से इनकम कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके नौकरी सर्विस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में आप भाग ले सकते हैं। पार्टिसिपेट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, जैसे आज के डेट में हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ वो वहाँ की इकोनॉमी पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ इकोनॉमिक में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये राइट है। किसी भी देश का कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाके आय अर्जन कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है। अगला आता है सेफ्टी एंड गुड इन्वायरमेंट। सेफ्टी, राइट ऑफ सेफ्टी एंड गुड इन्वायरमेंट, मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको अच्छे वातावरण और सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार है। मान लिया जाए अगर अमेरिका का आदमी यहाँ पे आके देखता है कि यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है, इनमें पर्यावरण होता है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से इफेक्टेड होता है, इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्टली होता है। कहने का मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इससे इन्वायरमेंट क्या होता है? बैडली इफेक्टेड होता है, जिससे क्या होता है? लोग रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए विश्व के सभी नागरिकों को अच्छे वातावरण और सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार है। वहाँ जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छे वातावरण पाने के वो अधिकारी हैं। आगे आता है पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम, कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर सभी नागरिकों को पर्सनल फ्रीडम दिया गया है। पर्सनल फ्रीडम का मतलब सभी व्यक्ति, ठीक है, विश्व के किसी भी कोने में रह सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि आप ये व्यवसाय नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं, लेकिन हाँ लीगल होना चाहिए। कानून की दृष्टि में अगर सही कोई काम है तो उसके लिए आप फ्रीडम है, कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल। अगर रूल कहता, मान लीजिए कि रूल कहता है कि अनलीगल काम तो नहीं करना है, जैसे मान लीजिए बिजनेस को ही ले लेते हैं। अगर आप बिजनेस बम और बारूद का करने लगते हैं तो ये अनलीगल है, तो इसके लिए फ्रीडम नहीं। बाकी सब कुछ रिस्ट्रिक्शन को, कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। ये राइट है कि अपने मन से आप खाना खा सकते हैं, अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, अपनी पसंद की जगह घूम सकते हैं, अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है, ये पर्सनल फ्रीडम दिया गया है, तो ये राइट है। अगला है राइट ऑफ इक्विलिटी। राइट ऑफ इक्विलिटी क्या होता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है? विश्व के प्रत्येक देश के नागरिकों को इक्विलिटी की राइट दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार से हमारा अभिप्राय यह है कि सभी को एक दृष्टि से देखना है, चाहे वो देशी व्यक्ति हो, विदेशी व्यक्ति हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यही है राइट ऑफ इक्विलिटी। चलिए इस पे एक कहानी याद आए। जैसा कि जानते होंगे बनारस में फॉरेन कंट्री के लोग बहुत सारे घूमने आते हैं। बनारस में फॉरेन कंट्री के बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ का पान फेमस है। बनारस का जो है पान फेमस है, सुने होंगे खैके पान बनारस वाला।
तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक पान दुकान था, पान दुकान में एक इंडियन पान खरीदने के लिए गया, उसे 10 रुपया में पान दिया। वो पान वाला क्या किया कि 10 रुपया दिया। पान का प्राइस था 10 रुपीज, 10 रुपये दे के उसने पान खाया। लेकिन एक फॉरेन कंट्री का एक आदमी आया था, उसको वो पान दे के उससे 100 रुपया ले लिया। 100 रुपया ले लिए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वो देखा कि ये बनारस का आदमी है, इसको 10 रुपया में पान दे दिया गया, ये अमेरिका से आया है आदमी, इसको 100 रुपया भी दे दिया जाएगा तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहां पर क्या हुआ, एक सज्जन व्यक्ति खड़े हुए थे उस दुकान में, ये देखिए गलत हो रहा है, तो उन्होंने इसे कोर्ट में इसका केस कर दिया। फॉरन एक कोर्ट होता है, जिला फॉरम कोर्ट, जो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कोर्ट होता है, उसमें उसने जाके एक केस कर दिया। और ये केस चला तो उसका पनिशमेंट दिया गया वो दुकानदार को कि अरे भाई वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, सबको समान अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसे भी 10 रुपया में पान मिलना चाहिए था। और वो पान वालों की सजा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो अमेरिका का आदमी था और इंडियन आदमी था, तो दोनों को एक समान देखना चाहिए था। वो पान दुकान वाले को दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना था। अब आप चल जाइए अमेरिका, आप टमाटर खरीदने के लिए गए, आपको $5 में टमाटर दिया गया और अमेरिका का आदमी गया, उसको $1 में टमाटर मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इक्विलिटी कहाँ हुई? इक्विलिटी का मतलब ये है कि अगर इंडियन को भी टमाटर 5 रुपया दिया गया है तो अमेरिकन को भी 5 रुपये में टमाटर मिलना चाहिए, $5 में टमाटर मिलना चाहिए। मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना राइट ऑफ इक्विलिटी है। आप समानता का अधिकार रखते हैं, चाहे वो किसी भी देश में आप चले जाएं, ये वैश्विक नागरिक का ये अधिकार है, राइट है, राइट ऑफ इक्विलिटी। तो ये सब राइट है, मेनली राइट है। इंटरनेशनल लेवल पर ये राइट प्रोवाइड किया गया है, सिटीजनशिप। अब आते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। आपके अधिकार तो आपको मालूम है, लेकिन आपका विश्व के प्रति आपका कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, पहला है रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कल्चर, विविध संस्कृति का सम्मान करना, विभिन्न संस्कृति का सम्मान करना। रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कल्चर, इसका मतलब होता है कि विविध संस्कृति का सम्मान करना। आप विश्व के एक नागरिक हैं, आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के कल्चर को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अमेरिका का आदमी अगर इंडिया में आता है तो इंडिया के कल्चर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इंडियन आदमी अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के कल्चर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। किसी का भी कल्चर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट से ही बतला रहे कहानी। अमेरिका में एक बार क्या हुआ, 1 साल पहले की बात है कि वहाँ पे बिहार के कुछ लोग छठ कर रहे थे, छठ व्रत। तो जब वो छठ व्रत कर रहे थे तो वहाँ के अमेरिकन इसको देखे और छठ पूजा को बहुत सा अच्छा सा रिस्पेक्ट दिए। आज कंडीशन ये है कि जब छठ आता है तो अमेरिकन जाते हैं और उस बिहारी फैमिली के यहाँ जाके ठेकुआ बनाते हैं, उनका हाथ बटाते हैं, उनके साथ पूजा में सम्मिलित होते हैं। ये क्या है?
ये रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर है। अमेरिकन भी इस कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये कल्चर कहाँ का है? इंडिया का, बिहार का, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश का ये कल्चर है। लेकिन इस कल्चर का रिस्पेक्ट अमेरिका में भी मिल रहा है, अमेरिका वाले भी इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सभी, अगर आप ह्यूमन जाति में अगर जन्म लिए हैं तो आप सभी का ये कर्तव्य है कि विश्व के सभी कल्चर को आप रिस्पेक्ट दें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। उसके बाद गुड रिलेशनशिप इंटरनेशनल लेवल, गुड रिलेशनशिप इन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल ही लेवल नहीं, अपने देश में ही, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना, ये होता है गुड रिलेशनशिप। हमेशा कोशिश करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को कि सबके साथ अच्छा संबंध बनाया जाए, गुड रिलेशनशिप रखा जाए। आगे है पार्टिसिपेट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है कि आप विश्व के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगला है कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल। कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना रखनी चाहिए। सहयोग की भावना, जैसे आज से 5 साल पहले नेपाल में भीषण अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। उस भूकंप में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। तो हमारे भारत के लोग, बहुत सारे भारत के लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करके उनको भेजे, उनका सहयोग किए और उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि उनको पहुंचाए। जापान में कुछ दिन पहले भूकंप हुआ था, तो हर देश के लोग मदद करते हैं। तो ये क्या हुआ? कोऑपरेशन करना चाहिए। केवल अपने देश के नागरिकों के विषय में नहीं सोचना चाहिए, पूरे विश्व के नागरिकों के विषय में सोचना चाहिए और कोऑपरेशन की भावना रखनी चाहिए। कोऑपरेशन इसे कहते हैं, कोऑपरेशन की भावना रखनी चाहिए। एडवोकेटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एडवोकेटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौता का वकालत करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता का वकालत करना चाहिए। देखिए अभी यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, जिससे बहुत क्षति हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप विश्व के एक नागरिक हैं, आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो दोनों में दोनों कंट्री में समझौता हो, एग्रीमेंट हो, इसके लिए आपको इसका वकालत करनी चाहिए। आगे आता है एडवोकेटिंग ऑफ ग्लोबल इक्विलिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता हो, सभी के साथ एक साथ व्यवहार हो, इसके लिए भी आपको वकालत करनी चाहिए। अंडरस्टैंड ऑन पर्सपेक्टिव एंड अदर पर्सपेक्टिव मतलब अदर पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल इशू। देखिए अपना ऑन मतलब अपना, रिस्पेक्टिव अपना समझ, व्यू, ऑन व्यू एंड अदर व्यू, इन अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए इसमें कि मेरा इसके विषय में क्या सोच है, दूसरे की इसके विषय में क्या सोच है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ग्लोबल सिटीजनशिप के मेंबर के पास।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप विश्व के एक नागरिक हैं तो विश्व के नागरिक के रूप में आपको केवल अपने देश के विषय में नहीं सोचना है, अपने गांव, अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने स्टेट, अपने देश यानी कंट्री के विषय में केवल नहीं सोचना है, आपको संपूर्ण विश्व के विषय में सोचना है। ठीक है। अगला है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड का मतलब होता है रोजगार प्रदान करना। हमेशा यह कोशिश करना चाहिए, अगर आप सक्षम हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करने चाहिए, जिससे सभी की विकास हो सके, डेवलप हो सके। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये मेन है ग्लोबल सिटीजनशिप का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। इस क्वेश्चन को बढ़िया से करना है, ये परीक्षा में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।